Hello friends, welcome to this video of interview preparation in which we are going to see how to prepare for RBI Grade B examination as well as CB Grade A examination. This is premier YouTube video in which you can ask me a live question in which I will give you answers of all your questions. तो सेबी का जो एग्ज़ाम है फेज़ 2 का उसका रिज़ल्ट आ गया है, ठीक है। तो उसके अभी इंटरव्यू जस्ट चालू होने वाले हैं कुछ दिन में। आरबीआई ग्रेड बी का जो एग्ज़ाम है फेज़ 2 का वो हो चुका है एंड इंटरव्यू अभी तक मतलब फेज़ 2 का रिज़ल्ट नहीं आया है। सो इंटरव्यू के लिए आई थिंक 1 महीने का टाइम आपको मिल सकता है, लेकिन देर आर सम स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बोथ द इंटरव्यूज़, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो ये जो इमेजेस मैंने काफ़ी बार मेरे यूट्यूब चैनल पे और मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया, लेकिन एक बार फिर से आप देख लीजिए कि आरबीआई ग्रेड बी का 2017 का जो इंटरव्यू हुआ था उसके मार्क्स का ये एनालिसिस है। हाईएस्ट मार्क्स 44, एवरेज 33 एंड लोएस्ट 22। तो काफ़ी फेयर तरीके से इस एग्ज़ाम में मार्किंग हुआ था। अब ये देखते हैं 2018 का आरबीआई ग्रेड बी का। यहाँ पर हाईएस्ट मार्क्स 46, लोएस्ट मार्क्स 16 एंड एवरेज मार्क 34 मिले थे। तो ये एग्ज़ाम में भी काफ़ी फेयर तरीके से मार्किंग हुआ था। मैं ये फेयर तरीका क्यों बोल रहा हूँ, आपको आगे 2019 के मार्क्स देख के आपको थोड़ा एक आइडिया आ जाएगा। अभी ये देखिए आप 2019 में क्या हुआ था, आरबीआई ने काफ़ी मतलब हम कहते हैं इसको कि वाइड रेंज में मार्क दिया था, यानी कि ये सेलेक्टेड स्टूडेंट्स का मार्क्स है। मिनिमम मार्क्स 1 था एंड मैक्सिमम 49 मार्क्स दिए थे। तो इसका मतलब है आरबीआई को अगर किसी को फाइनल लिस्ट से हटाना है तो उसको वो 1-2 मार्क दे सकते हैं, लेकिन स्टिल कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको 10 के नीचे मार्क्स थे, 18 कैंडिडेट, स्टिल उनका सिलेक्शन हुआ है। और कुछ लोग ऐसे भी है जिनको 30, 35, 40 तक मार्क है लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन ये जो रेंज था ना, ये रेंज काफ़ी वाइड था और मतलब कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बाद में ये कंप्लेन भी किया था कि सर अच्छे मार्क्स उन्होंने नहीं दिए थे, हम पे इनजस्टिस हुआ है। लेकिन क्या है, ये एक पैनल होता है, एक कमिटी जैसा होता है, वो सारे मिल के मार्क्स देते हैं, तो इसीलिए ये सिस्टम को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। आरबीआई का 2020 में कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ था क्योंकि आपको पता है उस टाइम कोरोना चल रहा था, इसलिए सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन होते होते गए। लेकिन हम जो जिस एग्ज़ाम को 2020 का एग्ज़ाम कह रहे हैं वो एग्ज़ाम हुआ 2021 में, ठीक है। तो 2021 में आरबीआई ने थोड़े चेंजेस किए थे, कुछ चेंजेस एलिजिबिलिटी में किए थे, कुछ चेंजेस एग्ज़ाम के पैटर्न में किए हैं, और जो सबसे बड़ा चेंज है वो हुआ है इंटरव्यू के मार्क्स में। उन्होंने 50 से लेके डायरेक्टली 75 मार्क्स तक इंटरव्यू के मार्क्स बढ़ा दिए, यानी कि अभी जो वेटेज है इंटरव्यू का वो 20% है। तो अभी लास्ट ईयर जैसा होगा नहीं, अगर किसी को 5 के नीचे मार्क्स मिलेगा तो उसका सिलेक्शन किसी भी हाल में नहीं होगा, क्योंकि 0 to 75 ये काफ़ी बड़ा रेंज है। मुझे लगता है उसी वजह से आरबीआई ने इस साल जो है इंटरव्यू के मार्क्स 75 कर दिए हैं। और अभी मैं इसको कहता हूँ कि जो फेज़ 2 का जो एग्ज़ाम है वो मैक्सिमम लोगों के लिए, ठीक है, कुछ 4-5 लोग छोड़ के जिनको फेज़ 2 में बहुत ही ज़्यादा मार्क्स मिले हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए फेज़ 2 ये जस्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम हो चुका है कि फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू के मार्क्स पे ही डिपेंड होने वाला है। इसका एनालिसिस मैं अभी क्या कह रहा हूँ कुछ लोगों को समझ में आया होगा, और जो लोगों को समझ में नहीं आया है रिज़ल्ट आने के बाद मैं ऐसे ही स्टैटिस्टिकल वे से आपको वो एक्सप्लेन करूँगा। अभी हम सेबी के बारे में देख लेते हैं। सेबी का भी जो पैटर्न था ना, लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था सेबी का प्रीवियस एग्ज़ाम 2018 में हुआ था, और अभी जो एग्ज़ाम हुआ है वो आपका हुआ है 2020 में। इसका नोटिफिकेशन आया था 20 में, लेकिन बाद में बहुत बार ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका था। तो अभी देखते हैं इसका भी पैटर्न ना इस बार बदल गया है। पहले 3 पेपर थे, अभी सिर्फ 2 पेपर है। एक जो पेपर है फर्स्ट पेपर जो है वो सारे स्ट्रीम के लिए कॉमन है, ठीक है। सेबी में बहुत सारे स्ट्रीम्स होते हैं, जैसे जर्नलिस्ट है, उसके बाद लीगल है, आईटी है। जो अभी हम जो बातें कर रहे हैं वो सिर्फ जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए बातें कर रहे हैं। तो वहाँ पर एक पेपर है इंग्लिश का, उसको मार्क्स है 100। दूसरा जो पेपर जर्नलिस्ट के लिए उसको जनरल स्ट्रीम कहा गया, उसके मार्क्स भी है 100। लेकिन क्या है, इसका वेटेज 1/3 है, इसका वेटेज 2/3 है। इसका मतलब क्या, कुछ लोगों को ना इसका मीनिंग नहीं समझा है।
इसका मतलब है कि इसको, ये जो 100 मार्क्स है उसको कन्वर्ट करेंगे 33 में, ठीक है। 33 आउट ऑफ आपको कितने मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। और ये जो सेकंड पेपर है इसको कन्वर्ट करेंगे ये 66 में, तो ये मान लो दोनों पकड़ के हो जाएंगे 100, ठीक है। मतलब आपको वो निकालेंगे कि 100 में से कितने आते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी को अगर 100 में से पेपर 1 में मिलते हैं 50 मार्क्स, तो उसके यहाँ पर नियर अबाउट 16.5 मार्क्स हो जाएंगे, या सब नियर अबाउट 17 के आसपास पकड़, 16.5 पकड़ लीजिए आप। तो उसको कन्वर्ट करेंगे 100 में, एंड फाइनली क्या करेंगे, और वो 33 प्लस 66, इसको आप राउंड फिगर करके लेंगे हम, तो ये 100 में से आप उसको मान लो कुछ मार्क्स मिल गए आपको यहाँ पर 50, तो इसको फिर वो 85 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसका 85 में अगर कन्वर्ट करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा 42.5। तो रिटर्न के मार्क्स जो होने वाले हैं वो होंगे आउट ऑफ 85, प्लस इंटरव्यू को जो मार्क्स होने वाले हैं वो आउट ऑफ 50 होंगे, एंड फाइनल जो सिलेक्शन होने वाला है वो आउट ऑफ 100 होने वाला है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम लग सकता है, क्योंकि अभी हम देखेंगे, ये देखो यहाँ पे क्या है, एक तो पेपर हुआ 100 मार्क्स, ठीक है, उसका वेटेज है 1, यानी कि अगर एग्ज़ाम में ओवरऑल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है तो पेपर 1 को 33 मार्क्स होने वाले हैं और पेपर 2 के मार्क्स होने वाले हैं 66। तो आपको 100 में से जितने भी मार्क्स मिलेंगे उसको कन्वर्ट करेंगे 33 में से, एंड पेपर 2 में 100 में से जितने मार्क्स मिलेंगे उसको कन्वर्ट करेंगे 66, ठीक है। और वो टोटल 100 बनने के बाद फिर आपको उसको कन्वर्ट करेंगे 85, जो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। 100 में से कितना हुआ और फिर उसको 85 में से कितना हुआ, तो फाइनली ये फेज़ 2 के मार्क्स है 82 के, इंटरव्यू के मार्क्स है 15, और ओवरऑल फाइनल मेरिट लिस्ट लगेंगी जिस पे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आपको एलोकेट किया जाएगा, एंड देन मेरिट लिस्ट निकलेगी। अभी हम आगे के स्लाइड में देखते हैं कि प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स सेबी के लिए क्या रह चुके हैं। अभी देखिए ये है 2018 का कट ऑफ, फेज़ 2 का कट ऑफ है। उस टाइम फेज़ 2 को 300 मार्क्स थे। तो यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो यू आर कैटेगरी, मैं आपको बताता हूँ ये क्या लिखा है मैंने। यू आर कैटेगरी के लिए जो फेज़ 2 का कट ऑफ था 192 आउट ऑफ 300, ओबीसी के लिए था 181, एससी के लिए 173, एसटी के लिए 163.5। और ये जो लिखा है मैंने ये 2018 के सीट्स है, वैकेंसीज है, और यहाँ पर क्या अभी ये 2020 के हैं। तो 8 ये है EWS है, ये UR प्लस यानी कि पकड़ लीजिए 40 वैकेंसीज है। तो 2018 में OBC के लिए 23 वैकेंसी थी, इस बार 22 है। SC के लिए 11 थी, इस बार 12 है। और ST के लिए पहले साल 18 में बहुत कम थी, अभी 6 हुई है। और अभी इसको क्या है, इसको कन्वर्ट करेंगे 192 को कन्वर्ट करेंगे आउट ऑफ 85, ठीक है। 181 को कन्वर्ट करेंगे आउट ऑफ 85। तो ये हो गए कट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 85 फेज़ 2 के लिए। और ये है फाइनल कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ है 100 में से, यानी कि 85 फेज़ 2 का प्लस जो 15 मार्क्स है इंटरव्यू का। इंटरव्यू में 15 में से मार्क मिला है, फेज़ 2 को आउट ऑफ 85 मिला है। और ये 100 में से 67 का जनरल का कट ऑफ था, ओबीसी का 64 था, एससी का 61, एसटी का 63। ज़्यादा इसलिए था क्योंकि एक ही सीट थी। और जो हाईएस्ट मार्क्स थे जनरल कैटेगरी में आउट ऑफ 100 वो थे 79, ठीक है। और लास्ट ईयर का जो ऑब्जर्वेशन था, मैक्सिमम लोगों को 15 में से 9 से 11 तक था। तो यानी कि अगर आप सेबी में देखेंगे ना, तो मैक्सिमम जो सिलेक्शन है वो फेज़ 2 के मार्क्स पे ही डिपेंड है, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू में ज़्यादा वेरिएशन नहीं था, जैसे आरबीआई में काफ़ी वेरिएशन था, 50 में से 1 मार्क और 50 में से 49 मार्क। वैसे सेबी में जो वेरिएशन है मैक्सिमम लोगों को, यानी कि ये जो स्टूडेंट है जिसको हाईएस्ट मार्क मिले थे उसको भी इंटरव्यू में 11 मार्क्स थे आउट ऑफ 15। तो मैक्सिमम जो लोग थे उनको 9 से 11 में थे। तो अभी जो सेबी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरा एडवाइस ये है कि आप इंटरव्यू का ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपका जो ऑलरेडी सिलेक्शन जो होना था वो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अभी ज़्यादा स्कोप नहीं है आपको आगे पीछे करने का इंटरव्यू के बेसिस पे। इसलिए इंटरव्यू अच्छी तरीके से दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है।
कुछ स्टूडेंट ऐसे कहेंगे कि अगर पहले से ही डिसाइड हो गया तो फिर हम पढ़ाई क्यों करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छा सा प्रिपरेशन करके इंटरव्यू को फेस कीजिए। और ये अगर मैं बोल भी रहा हूँ कि पहले से ही सिलेक्शन, लेकिन आपको कहाँ पता कि आपको हाईएस्ट मार्क्स या लोएस्ट मार्क्स है, ठीक है। तो इसीलिए सीबी के लिए ये है कि आपको आराम से पढ़ाई करके एक एंजॉय करते वक्त पढ़ाई कीजिए और इंटरव्यू दीजिए। लेकिन आरबीआई के लिए वैसा नहीं है। आरबीआई के लिए आपके इंटरव्यू के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होने वाला है 99% स्टूडेंट्स का। अभी हम दोनों एग्ज़ाम के लिए देखते हैं, जैसे आरबीआई का भी एग्ज़ाम है और आपका सेबी का है, इसके लिए कौन कौन से मेजर एरियाज़ है। अगर आप देखेंगे ना, ये दोनों भी रेगुलेटरी बॉडीज़ ही है, तो नियर अबाउट ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं रहेगा इंटरव्यू के एरियाज़ पे, लेकिन हम एक एक एरिया यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, मेजरली मैंने इसको 5 एरियाज़ में डिवाइड किया है। एक तो है आपका एजुकेशनल बायोडेटा, एजुकेशनल बैकग्राउंड, जैसे मान लो आपने किसी ने इंजीनियरिंग किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या केमिकल इंजीनियरिंग है, किसी का सीए, काफ़ी सारे सीए। अभी मैंने जो सेबी के मॉक इंटरव्यू हमारे एग्ज़ाम की बी के यहाँ पे हमने लिए है, तो काफ़ी सारे लोग सीए हैं, कुछ लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, इंजीनियर भी काफ़ी सारे लोग हैं। तो इसलिए ये जो है आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से 2-3 क्वेश्चन डेफिनेटली रहेंगे। उसके बाद प्रोफेशनल बैकग्राउंड, यानी कि आप अगर मान लो जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग सीए की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर में सीए का काम कर रहे हैं, ऑडिटर का या अकाउंटेंट का, या फिर कोई बैंक में है या कोई फिर अलग आईटी कंपनी में हो सकता है, तो उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद है आपका आरबीआई एंड सेबी रिलेटेड, तो ये मेजर एरिया होगा आपका कि आरबीआई का फंक्शन क्या है। यह भी जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आगे भी डिटेल में देखेंगे। फिर इकोनॉमी एंड फाइनेंस रिलेटेड, अगर कोई यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, जैसे मैंने आपको बता दिया कि एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि क्या होता है, आपका एजुकेशन होता है 3 साल का या 4 साल का, और इसमें अगर आपको बेसिक क्वेश्चंस का जवाब आंसर नहीं आया तो वो ये बताता है कि आपने आपका जो ग्रेजुएशन वो सीरियसली नहीं किया, तो ये थोड़ा सा बैड इंप्रेशन हो जाता है। तो यहाँ पे एक सबसे अच्छा थंब रूल क्या है, कोई भी आपका एक अच्छा जो सब्जेक्ट होता है फाइनल ईयर में, वो एक अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। कभी कभी वो भी पूछते हैं आपको कि विच वॉज योर फेवरेट सब्जेक्ट ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन, तो आप एक दो सब्जेक्ट बता दीजिए, तो फिर उससे वो क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि उनको भी पता नहीं है आपने ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े थे, ठीक है। इसलिए एक दो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पढ़ लीजिए और उसका बेसिक क्वेश्चन आपको आना चाहिए। जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियर है तो उसको पूछूंगा जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, अगर कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो मैं उसको पूछूंगा किरचॉफ्स लॉ क्या है, अगर कोई कंप्यूटर इंजीनियर है तो मैं उसको बिग डेटा क्या है, एआई क्या है, एमएल क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता। कोई अगर केमिकल इंजीनियर है तो कोई मैं जैसे फॉर्मूला मैं पूछ सकता हूँ कि नाइट्रिक एसिड क्या है, उसके बाद CCl4 मतलब क्या होता है, तो इस तरीके से क्वेश्चन मैं उनको पूछूंगा, यानी कि वो बोर्ड के मेंबर होंगे, वो पूछ सकते हैं। इसलिए एजुकेशनल बैकग्राउंड के का प्रिपरेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एरिया प्रोफेशनल बैकग्राउंड, क्योंकि आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आप एक्स जॉब से सेबी के जॉब में क्यों आना चाहते हो। अभी मैं जब मॉक इंटरव्यू ले रहा था तो कुछ लोग ऐसे भी जो प्राइवेट सेक्टर में जिनकी सैलरी 20 लाख रुपीज़ पर ईयर थी, ठीक है, तो उनको मतलब ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपको एक कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के सेबी में क्यों आना है, ठीक है। कुछ लोग स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे थे, कुछ लोग नेशनलाइज बैंक में काम कर रहे थे, उनको वो एक्सप्लेन करता आना चाहिए कि आप शिफ्ट क्यों कर रहे हैं, और आपका जो प्रेजेंट प्रोफाइल है उसके बारे में भी बेसिक क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। अभी थर्ड जो एरिया है वो होता है आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मान लो सेबी है तो सेबी का, आरबीआई तो आरबीआई रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो आपको आरबीआई और सेबी का वेबसाइट देखना पड़ेगा। और ये भी देख लीजिए, मान लो आपका सेबी का इंटरव्यू है तो आरबीआई का भी थोड़ा सा वेबसाइट देख लीजिए कि सीआरआर क्या है, एसआरआर क्या है, गवर्नर कौन है, डेप्यूटी गवर्नर कौन है। और आरबीआई करने वाले भी सेबी का वेबसाइट देख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही इंपॉर्टेंट रेगुलेटर्स हैं। उसके बाद उनका एनुअल रिपोर्ट देख लो, लेटेस्ट अवेलेबल जो एनुअल रिपोर्ट है वो आपको देखना पड़ेगा, दोनों की बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी, टॉप ऑफिशियल्स कौन कौन है, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, ये मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट है। इसी तरीके से सेबी के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश होते रहते हैं, वो भी आपको
सिंसियरली देखना पड़ेगा। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क इन दी सेबी इंटरव्यू। क्या है, आपको पूछेंगे कि सेबी की प्रीएम्बल क्या है। प्रीएम्बल मतलब बेसिक गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर मैंने ये जो ऑरेंज कलर में दिया है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ और इंसिडेंटल देयर टू। तो ये बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए, ये जो मैंने ऑरेंज में लिखा है इतने वर्ड्स तो भी आपके आंसर में डेफिनेटली आने चाहिए, ठीक है। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, उसके बाद प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट। ये 100% क्वेश्चन आ सकता है और आपको पूरा याद रहना चाहिए। तो आपको ऐसे सोच के नहीं बताना चाहिए कि क्या हो सकता है, आपको ये 100% ये मगअप कर लो आप, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा आपको। और सिमिलरली आरबीआई का भी प्रीएम्बल है। आरबीआई का प्रीएम्बल थोड़ा बड़ा है, लेकिन मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर, अगर शॉर्ट में बताना है तो क्या बताना है। टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व्स with a view to securing monetary stability in India and generally to operate the currency and credit system of the country to its advantage, to have a modern monetary policy framework to meet the challenges of an increasingly complex economy। तो आपको अगर शॉर्ट में बताना है तो इतना बताना है, to maintain the price stability while keeping in mind the objective of growth। जो स्टूडेंट्स को पूरा का पूरा याद नहीं रह सकता है वो बस ये लास्ट के 2 लाइन से उतने याद रखो, अदरवाइज़ यहाँ से यहाँ तक अगर याद कर सकते हैं तो करना चाहिए। अगर कोई आपको बताएगा कि ये मगअप कर लो, मैं आपको आरबीआई का जॉब दे दूंगा, तो ये इतना मुश्किल नहीं है। लोग बुक का बुक मगअप कर लेते हैं अगर कुछ आपको अच्छा करना है तो, ठीक है। तो मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि आपको 5-6 लाइन मगअप करना है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएंगे तो प्रीएम्बल इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट है आरबीआई का प्रीएम्बल, अगर आप आरबीआई का इंटरव्यू फेस करने वाले हैं कुछ महीनों में। तो प्रीएम्बल हो जाने के बाद दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो यह सेबी के चेयरमैन सबको पता है, अजय त्यागी, लेकिन होल टाइम मेंबर्स एंड पार्ट टाइम मेंबर्स कौन है, इनके नाम भी आपको याद होने चाहिए। ये है श्री जी महालिंगम, ये आरबीआई में ईडी रह चुके हैं। जब मैं आरबीआई में था ये हमारे सीजीएम भी रह चुके हैं आरबीआई में, जी महालिंगम। उसके बाद मिस माधुरी पुरीबूच मैडम है, ये एसके मोहंती है, श्री अनंत बरुआ है, ठीक है। ये है होल टाइम मेंबर्स ऑफ दी सेबी। अब ये है पार्ट टाइम मेंबर। पार्ट टाइम मेंबर जनरली क्या होते हैं, इनको कहते हैं कि एक्स ऑफिशियो, यानी कि ये कुछ पोजीशन पे है इसलिए उनको ये पोजीशन मिला है। इसका मतलब है ये श्री तरुण बजाज है, ये सेक्रेटरी है फाइनेंस मिनिस्ट्री के। उसके बाद राजेश्वर राव आपको पता है डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के वीआर मूर्ति है जॉइंट सेक्रेटरी है मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के, और डॉक्टर रवि अंशुमन है प्रोफेसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर के, ठीक है। यानी कि जो टॉप के हमारे एमबीए कॉलेजेस होते हैं या बाकी के भी कॉलेजेस होते हैं, वहाँ के उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट को भी कभी कभी बोर्ड मेंबर बनने का चांस मिलता है। तो ये है आरबीआई का बोर्ड। अभी हमने सेबी का देख लिया, अभी आरबीआई का देखते हैं। ये तो आपको पता है शक्तिकांत दास गवर्नर है, उसके बाद आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर है, एमके जैन है, उसके बाद एमटी पात्रा, राजेश्वर राव, और अभी रिसेंटली ही अपॉइंटमेंट हुआ है श्री टी रविशंकर, ठीक है। और ये बाकी के जो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, अभी कम लोग हैं। टोटल आरबीआई का जो बोर्ड स्ट्रेंथ होता है वो 21 होता है, ठीक है। देबाशीष पांडान, श्री अजय सेठ है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आईएएस ऑफिसर है सेक्रेटरी लेवल के। तो ये आरबीआई का बोर्ड है, आपको याद रहने चाहिए इनके मेंबर को। नहीं कभी कभी पूछते हैं वो, देखो ये इनका नाम तो सबको पता होता है, ठीक है। मतलब 1+4 यानी कि गवर्नर प्लस डिप्टी गवर्नर, इनके नाम तो सबको पता है, लेकिन बाकी के जो लोग हैं उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। अभी थर्ड जो इम्पोर्टेंट एरिया है वो एरिया है कि आपको पूछते कि डिपार्टमेंट कौन से है या फिर आपको कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा लगता है, कौन से डिपार्टमेंट में आपको काम करने को मिलेगा तो आप करेंगे। तो ऐसा ये इतने सारे डिपार्टमेंट में देखो, मैंने नियर अबाउट 10-15 लोगों का इंटरव्यू लिया,
तो मैंने पूछा कि 3 डिपार्टमेंट का नाम बता, तो लोग नहीं बता पाए। तो ये सारे इतने सारे डिपार्टमेंट है सेबी के वेबसाइट पे जाने का, यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगी। एटलीस्ट 10 डिपार्टमेंट का काम जो है वो आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। और अभी हमने सेबी के डिपार्टमेंट देखे, अभी ये है आरबीआई के डिपार्टमेंट्स। तो आरबीआई जनरली क्या है, अगर आप देखेंगे तो लोग ज़्यादा आरबीआई के बारे में पढ़ते हैं। सेबी इतना पॉपुलर इंस्टीट्यूशन नहीं है जितना आरबीआई है, तो इसलिए। लेकिन हमें, अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डिपार्टमेंट्स पूरे के पूरे पता होने चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ कि वो अगर पूछेंगे तो आप वहाँ पे कहना चाहिए कि सर आई नो ऑल द डिपार्टमेंट्स, आई नो द नेम्स ऑफ द ऑल डिपार्टमेंट्स। तो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन वहाँ पे आपका पड़ सकता है। तो इसीलिए डिपार्टमेंट्स भी है, वो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट। वैसे तो देखो इंटरव्यू क्या होता है, इट्स ओपन एंडेड है कि कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ पर, लेकिन आपको क्या है, जो मोस्ट प्रोबेबल है एरिया है वो तो प्रिपेयर करना ही चाहिए। अभी इसके बाद वाला जो एरिया आता है वो है जनरल इकोनॉमी एंड फाइनेंस के बारे में पूछेंगे। जैसे बजट है, रिसेंटली जो बजट हुआ है उसके कुछ प्रोविजंस पढ़ लो। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे के क्या क्या फाइंडिंग्स आए, तो ये समरी पढ़ लो। देखो पीआईबी की समरी इसकी अवेलेबल होती है, इसकी भी पीआईबी की समरी अवेलेबल होती है। फिर जनरल न्यूज़पेपर, यानी कि आपको आज से डेली 2 न्यूज़पेपर पढ़ना है, एक जनरल न्यूज़पेपर और एक फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़पेपर। तो जनरल हिंदू अच्छा है, उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस भी अच्छा है। अगर बिजनेस में देखेंगे तो इकोनॉमिक टाइम्स है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, बिजनेस लाइन है, मिंट है। आपको जो अच्छा लगता पढ़ सकते हैं। और ये जनरल न्यूज़पेपर और ये बिजनेस न्यूज़पेपर। तो क्या हुआ था लास्ट टाइम, ऐसे हुआ था, वो पूछ रहे थे कि आज की हेडलाइन बताओ, और ऐसे चलते रहा तो सब लोग आज की हेडलाइन पढ़ने लगे। और उन्होंने अचानक से पूछा कि कल की हेडलाइन क्या थी, मतलब यस्टरडे जो था उसके न्यूज़पेपर पे कौन सी हेडलाइन आई थी। तो ये अगर आप रेगुलरली पढ़ रहे हो तो आप इतना सारा कीजिए, ठीक है। एटलीस्ट जो डेट को आपका इंटरव्यू उस दिन का और उसके पहले वाले दिन का एक दो न्यूज़ देख लीजिए। जनरल पेपर से 2 दिखिए एंड बिजनेस से 2 न्यूज़पेपर के हेडलाइंस देख लीजिए। अभी लास्ट है, ये कुछ लोगों के लिए एप्लीकेबल हो सकता है कि अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये उनको बताना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे कि सर हम क्यों बताएं, ठीक है। देखो वो लोगों ने हज़ारों इंटरव्यू लिए हैं, तो वो आपके सिर्फ एक ही आंसर से पता कर सकते हैं कि आपने यूपीएससी का प्रिपरेशन किया है नहीं किया है। क्योंकि जो यूपीएससी करने वाला स्टूडेंट होता है, जिसने यूपीएससी का प्रिपरेशन किया है, उसके वर्ड्स, उसका नॉलेज और वो जो सारा एक्सप्लेन करने का तरीका, वो दोनों डिफरेंट होता है। तो इसलिए वो तो आराम से पहचान लेंगे, आप ये चीज़ छुपा नहीं सकते उनसे। तो इसीलिए क्लियरली कह दीजिए। और ये यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये कोई आप क्राइम नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पे आपको आंसर देते आना चाहिए कि सर मैं ये प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैंने मेंस एग्ज़ाम दिया है या नहीं दिया है। आपका जो यहाँ पे फैक्ट है आपको बता देना चाहिए, ठीक है। तो ये क्योंकि क्या है ना, ये आप चीज़ हाइड नहीं कर सकते, इसीलिए अगर आप हाइड करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि ये लड़का कुछ छुपा रहा है, तो इसलिए फिर आपका सिलेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते। तो ये मेरा सजेशन है। अगर आपको लगता है कि आपका खुद का असेसमेंट अच्छा है, आप वो हाइड कर सकते हो, तो आप वैसा उस एंगल से आंसर दे सकते हो। हमारे यहाँ पे आई एग्ज़ाम बी के सेबी के इंटरव्यू चल रहे हैं। अगर आप में से किसी को इसका बेनिफिट लेना है तो ये कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दिया है, वहाँ पे जाके आप इंटरव्यू का स्लॉट बुक कर सकते हो। ये हमारे डॉक्टर संजीव शर्मा जी, ये आरबीआई में सीजीएम यानी कि रीजनल डायरेक्टर रह चुके हैं। उसके बाद ये आईआईएम अहमदाबाद में भी फैकल्टी है। ये डॉक्टर सीपी मोहन सर जी है, ये सीजीएम रह चुके हैं नाबार्ड में। और भी हमारे यहाँ पे सेबी के और काफ़ी टॉप इंस्टीट्यूशन के फैकल्टी अवेलेबल है, जो आपके इंटरव्यू आरबीआई के और सेबी के आप बेनिफिट ले सकते हो। काफ़ी अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर। और ये डॉक्टर चंद्र प्रकाश जोशी है, ये भी आरबीआई में एजीएम रह चुके हैं। उसके बाद इन्होंने इंडिया का जो बेस्ट कॉलेज है आईएसबी हैदराबाद, यहाँ से इन्होंने एमबीए किया है। ये मैं आरबीआई में मैनेजर रह चुका हूँ, एमबीए किया है मैंने, नेट जेआरएफ किया है मैनेजमेंट में, इकोनॉमिक्स में। और पिछले 8-10 सालों से मैं अलग अलग जो रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशंस है, आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, आईआरडीए, इसको गाइड कर रहा हूँ। और हज़ारों जो मेरे स्टूडेंट्स हैं अलग अलग बैंकिंग एग्ज़ाम में, आरबीआई असिस्टेंट में, नाबार्ड के डेवलपमेंट असिस्टेंट में, आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए, नाबार्ड ग्रेड ए में उनका सिलेक्शन हुआ है। तो ये हमारे यहाँ पे सबसे अच्छी फैकल्टी पूरे इंडस्ट्री में, अगर आप देखेंगे तो सबसे बेस्ट फैकल्टी हमारे यहाँ पे अवेलेबल है।
और ये मैं कह रहा हूँ इसलिए आप इस पे भरोसा मत रखिए, खुद जाके देखिए कि कौन कौन सी फैकल्टी है। और अगर आपको हमारे एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा लेना है तो आप हमारे यहाँ पे इंटरव्यू प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैंने पोस्ट किया। और आप ये आपका हमारा प्रीमियर वीडियो चल रहा है तो इसमें भी आप काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ। तो आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही, और कमेंट बॉक्स तो कंटिन्यूस चलता रहेगा, आप अपने क्वेश्चन पूछते रहिए और जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं उसका जवाब देते जाऊंगा। ठीक है, अभी सेबी का इंटरव्यू ऑलरेडी शेड्यूल हो चुके हैं, आरबीआई का रिजल्ट आने में टाइम है, लेकिन आपको टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस एंड इंटरव्यू। टेक केयर।